निवेश। सेबी के भी रडार पर आ चुकी है ये कंपनी। क्या निवेशकों को किया जा रहा है गुमराह? नमस्कार, आदाब। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम जिस विषय पर मुद्दे की बात रखेंगे वो है देश में बढ़ती महंगाई और महंगाई के कारण जिस वजह से हुई है। आज खासकर चर्चा रखने की वजह यह है कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने एक तरफ कोशिश की है कि सिलेंडर 6 से 9 कर दिए जाएं, एक तरफ से देना और दूसरी तरफ से तमाचे मारने का काम किया है सरकार ने। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? सरकार क्यों चाहती है कि एक तरफ सिलेंडर दिए जाएं और उसकी कीमत भी बढ़ाई जाए बाकी के 3 सिलेंडर की, और डीजल के दाम बढ़ाए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम में 25 पैसे की एक मामूली कटौती भी की गई है और घटाया गया है। इन सब वजहों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शिवसेना की तरफ से बात करने के लिए संजना गाड़ी जी हैं, महिला आघाड़ी की कार्यकारिणी सदस्य हैं और बैंक की डायरेक्टर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजना जी। और हमारे साथ अपना पार्टी की अपना जो भी नई पार्टी बन रही है, जनता की पार्टी बन रही है, आम आदमी की पार्टी बन रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से विजया लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। विजया लक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और संजना जी, आप बताएं कि सरकार के इस निर्णय से आपको क्या लगता है? सरकार ने ये निर्णय जिन भी कारणों से लिया हो, आपको वो कारण पहले उचित लगते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये कारण जो है ये सोचने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो किन कारणों से इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। जैसे कि एक जगह पे बताया जा रहा है कि डीजल के भाव का जो नियंत्रण शासन का था वो नियंत्रण पूरी तरह से शासन ने छोड़ दिया है। पेट्रोल का इससे पहले ही 2010 में उन्होंने उसका नियंत्रण छोड़ दिया था और इसके वजह से पेट्रोल और डीजल ये दोनों चीज़ ऐसी है कि इनकी अगर महंगाई बढ़ती है, इनके दामों में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इसका सबसे पहला जो असर है वो आम जनता के ऊपर होगा, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे गलत बात है, ऐसे मैं सोचती हूँ। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आम आदमी के बारे में कोई भी सोच उनको किसी भी तरह से नज़र के सामने रखते हुए सरकार ने ये धोरण सही नहीं किया है, ऐसे मुझे लगता है। ये मानना है संजना गाड़ी जी का कि सरकार ने जो भी तय किया है ये गलत किया है। महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती है, गृहिणियां खासकर उसकी चपेट में आती हैं और उस पर बात नहीं हो पाती है। इसलिए आज हमने अपने दोनों अतिथियों को जो यहाँ पर स्टूडियो में और हमारे साथ लाइव में मौजूद हैं, दोनों गृहिणियां हैं। विजय लक्ष्मी जी, नियंत्रण मुक्त कर दिया गया डीजल को और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको धीरे धीरे इस तरह की कोशिश हो रही है कि नियंत्रण मुक्त कर दिया जाए और पेट्रोल की जो कंपनियां हैं पेट्रोलियम की वो तय करेंगी अब धीरे धीरे जो भी कीमतें हैं। फिलहाल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है जिससे माल भाड़ा में बढ़ोतरी होगी, सब्जी तरकारी के दाम बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, रेल किराए में बढ़ोतरी होने के चांसेस हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, आम आदमी क्या सोचता है इस विषय में? नहीं, मुझे लगता है ये सरकार ने जो निर्णय लिया है वो उनकी फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं जी, आर्थिक सुधार, आर्थिक व्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट का बहुत महत्व होता है। ओके, तो ये जो टूट है सरकारी तिजोरी में, जो पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए सब्सिडी बंद करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। पर मुझे लगता है सरकारी तिजोरी में आज पैसा नहीं है, इसके ऊपर बहुत गहरा विचार होना चाहिए। आज हम सब लोग जो इनकम टैक्स भरने वाले, मेरी जेब से मेरे हस्बैंड 30% टैक्स देते हैं, हर एक महीना देते हैं जी।
हर एक एक्साइज ड्यूटी दी जाती है, कस्टम ड्यूटी है, बहुत सारे टैक्सेस है जी। आज आम जनता जो भी साबुन खरीदती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस है, तो ये सारे टैक्सेस जाने के बावजूद भी आज सरकार को पैसा कम पड़ रहा है। तो मुझे लगता है किधर तो अपनी अर्थव्यवस्था रॉन्ग डायरेक्शन से जा रही है। और मजे की बात यह है, संजना जी आप भी बताएं, इस पर प्रकाश डालें कि अर्थव्यवस्था किसी और दिशा में जा रही है, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। इससे पहले माननीय जो महोदय राष्ट्रपति महोदय हैं वो आर्थिक मामलों के पूरी तरह से विशेषज्ञ थे। पी चिदम्बरम साहब इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर इस देश के जाने माने लोग जो अर्थ विशेषज्ञ हैं वो इस सरकार में शामिल होते हैं, उसके बावजूद सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में अगर इस तरह के निर्णय लेती है, लेकिन और क्या कहा जाए फिर इसे? मैं ऐसा सोच रही हूँ कि किसी तरह से लोकशाही का इस सरकार ने पूरी तरह से दमन कर दिया है और वो पूरी तरह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उद्योजक है, उनके शरण में आ चुकी है और उनको जो भी सही, उनके लिए जो सही धोरण है, ना कि आम जनता के लिए, जो उन उद्योजकों के लिए सही धोरण है, वही धोरण यहाँ पे बनाने का कहा से केंद्र शासन ने ठान लिया है और इसी का परिणाम ये महंगाई है। जैसे ये बताया जा रहा है कि अभी डीजल के भाव जो बढ़ रहे हैं उसमें 9 रुपए का घाटा प्रति लीटर शासन को लेना पड़ रहा था। अभी जो 3 गैस सिलेंडर जो उन्होंने बढ़ाए हैं, जो 31 मार्च के बाद 2013 से लागू होने वाला है, उसका भी 9,062 करोड़ का बोझा जो है वो शासन पे गिरने वाला है। लेकिन इस सब के लिए, जैसे आपने बताया, इतने सारे अर्थ तज्ञ होने के बावजूद इसका कोई अच्छी तरह से तोड़ निकालने की कोशिश इतने सालों से सत्ता इनके हाथों में होते हुए भी उन्होंने क्यों नहीं की, ये प्रश्न आज हम जैसे लोगों को यहाँ पे पड़ रहा है। जी विजयश्री जी कुछ कहना चाह रही हैं। विजयश्री जी क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मुझे लगता है जो अभी इन्होंने दोहराया पॉइंट, आर्थिक धोरण जो उद्योजकों को लेके बनाया जाता है, तो मुझे लगता है आम आदमी उसका रिप्रेजेंटेशन, आम आदमी मैं बोल रही हूँ मध्यम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास और पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इनका रिप्रेजेंटेशन किधर तो कम पड़ रहा है अपने संसद में। जी। आम आदमी का भी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, जो 3 कैटेगरी है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका विचार ही नहीं किया जा रहा है। क्या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं लगता है कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से बहुत सारे लोग गए हैं? ऐसे सांसदों की संख्या कम है क्या जो मध्यम वर्गीय परिवार से गए हैं, या मध्यम वर्गीय परिवार से जाने के बाद वो अपने दलों के इस तरह से उस विप में बन जाते हैं कि किसी तरह की कोई बात ही नहीं रख सकते, आम आदमी की बात ही नहीं रख सकते? क्या इस तरह की कोई भूमिका होती है उनकी जो आम जनता की बात रख सके और जनता की बात सुन सके, उनका नेतृत्व? हाँ, मुझे ऐसे लगता है मिडिल क्लास से गए हुए लोग हैं जी, पर वो ऑलरेडी मुझे लगता है राजकीय प्रक्रिया में आके मुझे लगता है वो इस पे उससे बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं जी। तो अभी उनको वो मुद्दे महत्व के नहीं लग रहे, मुझे लगता है। यानी ये मुद्दा विहीन लगता है उन्हें। सही बात है, नहीं तो अभी ये हालत नहीं होती थी, ये देश की ये हालत नहीं होती। संजना जी, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, आपको डीजल के भाव बढ़ा देने से इसका असर काफ़ी चीज़ों पर पड़ेगा। माल ढुलाई में, सब्जी तरकारी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, इस तरह की जितनी चीज़ें जो डीजल से सीधे संपर्क में हैं, जिनसे डीजल का होता है, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स वगैरह में, ये सब चीज़ें हैं, इसका असर आम उपभोक्ता के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर पड़ेगा। क्या सरकार को ये नहीं लग रहा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह के निर्णय न लिए जाएं? सरकार भी तो समझ रही होगी, तो उसकी कुछ तो मजबूरी होगी कि उसे करना पड़ रहा है, या फिर सरकार इतनी निरंकुश हो गई है कि जो निर्णय आए, जो दिल में आए वो ले रही है? मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि सरकार ने इस बारे में कोई निश्चित धोरण पहले से तैयार नहीं किया है।
जैसे कि 50% से ज्यादा ऑयल, खाने का पाम तेल हम लोग मलेशिया, इंडोनेशिया से यहाँ पे मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो ये सब चीज के लिए, पाम तेल के लिए यहाँ पे उसकी खेती बनाने के लिए या फिर पैदाश करने के लिए कुछ धोरण यहाँ पे बनाए जा सकते थे। इस धोरण के बारे में यहाँ पे अच्छी तरह से सोचा नहीं गया है। या फिर ईंधन के इसके बारे में किस तरह से ज्यादा जागृति, या फिर व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से और ये किया जाए, उसके बारे में पहले से धोरण नहीं किया गया। आज अचानक डीजल के भाव आप बोल रहे हैं 50 पैसे के हिसाब से महीने में बढ़ते जाएंगे और वो 10 रुपए के हिसाब में बढ़ने वाले हैं। एक साथ में अगर 10 रुपए बढ़ा देते तो शायद लोग सड़कों पर उतर आते। ये धीरे धीरे ये एकदम पक्का 10 रुपए एकदम से बढ़ा देते थे तो लोग आज उनको पूरी तरह से परेशान कर देते थे। और उसी वजह से कहीं पे एक जगह पे डीजल का नियंत्रण उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी जगह पे 6 सिलेंडर के जगह पे और 3 सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं, ताकि कहीं पे उनके लिए एक बैलेंस भूमिका बन जाए और जनता ये समझे कि वाह कम से कम 3 सिलेंडर बढ़ गए और उस हिसाब से शांत हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि जनता इस बात को समझ नहीं रही होगी? पक्की समझ रही होगी, लेकिन उसके परिणाम आम आदमी को आने वाले इस 5-6 महीने में ज्यादा भुगतने पड़ेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि 2013 ये सबसे बड़ा महंगाई का वर्ष रहेगा, क्योंकि डीजल की वजह से, जैसे आपने बताया, घर की पूरी जो भी हम लोग भाजी तरकारी ले रहे हैं सबके भाव बढ़ रहे हैं। अब हमारी स्कूल बस का आज पढ़ा आप लोगों ने, स्कूल बस चालक मालक संगठन ने 100 से 150 रुपए तक बस का भाड़ा बढ़ा दिया है। साल के शुरुआत में ही रेलवे का भाड़ा बढ़ गया था, जो शायद आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाए। इस तरह से हर चीज में फर्क पड़ रहा है और इसका सबसे ज्यादा अगर असर किस पे हो रहा है तो गृहिणी एक तरफ, लेकिन किसान जो कहीं पे इस दुष्काल के वजह से जिसे वहां पे उसकी पूरी सुविधाएं उसे नहीं मिल रही थी, और जहां पे डीजल जो उसका खेती का पंप उस डीजल पे चलता है, जो खेती का वो माल सामान लाता है या मार्केट तक लेके जाता है वो गाड़ी डीजल पे जाती है। अगर ये डीजल बढ़ रहा है तो पक्का इसकी सबसे ज्यादा असर, इसका सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ेगा, किसानों पर असर पड़ने वाला है। और वो कहाँ पे उनकी दुरावस्था होने वाली है, उनकी अवस्था दुर्बल होने वाली है। इस देश का किसान जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, अगर किसान ही संतुष्ट नहीं होगा तो इस देश के आम नागरिक की क्या बात कहें। हम आपको बताते हैं कि कुछ आम नागरिकों से भी बात की गई, हम आपको दिखाते चलते हैं। आम नागरिकों की प्रतिक्रिया डीजल के भाव बढ़ाने के बाद जो आई है वो कुछ इस तरह से रही है। ऐसा है कि पेट्रोल का भाव मुझे लगता है 4 बार बढ़ा है इस साल के अंदर, और अगर उनको अगर 29 पैसे की रियायत दी है तो कोई उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं है। और जहां तक डीजल का भाव है, 53 पैसे बढ़ने से जो सरकार इंटरराष्ट्रीय मार्केट में जो तेल के दाम है और जो तेल सरकारी कंपनियों को घाटे में चल रहा है, उस बुनियाद पे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है वो ही स्तर पे पेट्रोल और डीजल को रिटेलिंग के माध्यम से करना चाहिए। 25 पैसा कम किया है और इसमें डीजल में 53 पैसा बढ़ा है, क्या लगता है आपको? महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोल का 29 पैसा कम करने से क्या फर्क पड़ने वाला है जब दोबारा बढ़ाने वाले हैं। ये तो अभी सरकार का एक पॉलिटिकल लेवल है, बढ़ाता ज्यादा है, कम करता है और फिर बढ़ाता है। अभी हम प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं उसको भी तकलीफ होता है, तो जो ऑर्डिनरी पर्सन है जो गाड़ी अपना खुद का ले नहीं सकता है और ट्रांसपोर्टेशन जो दूसरा लगता है, तो ये तो हर चीज के ऊपर बढ़ता है ना। आदमी अगर गाड़ी चलाना बंद कर दे लेकिन खाने पे पीने पे इस पे डीजल इफेक्ट करता है और वही इफेक्ट आदमी को ज्यादा महंगा गिर जाता है। ये अभी गवर्नमेंट ने फिर ये 53 पैसा यानी कि 53 पैसा फिर बढ़ा दिया है और पेट्रोल में 29 पैसा 29 पैसा कम कर दिया है। और इसमें गरीब जनता क्या करेगी? अभी आगे के लिए हमको एक्शन उठाना है इसके लिए, और इसके लिए अभी हम एक लेटर लिखेंगे यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को कि ये हम लोग को जीने देंगे कि नहीं देंगे, हम लोग को इंडिया में जीना देंगे कि नहीं, फिर हम लोग बाहर विदेश जा रहे हैं हम लोग कमाने के लिए, कि फिर इधर रहे कि नहीं इंडिया में।
ये थी आम आदमी की प्रतिक्रिया। एक सज्जन ने तो सीधे जैसे ही कहा गया कि कीमतें बढ़ी हैं, उसने कहा महंगाई बढ़ेगी। एक आम नागरिक को भी ये पता है कि डीजल के भाव बढ़ते ही महंगाई का बढ़ना तय है। पेट्रोल की कीमतों में थोड़ा सा अगर कमी लाई गई है 25 से 29 पैसे की, अगर उसकी कमी आने के साथ उसका आम आदमी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा वो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं। ये एक तरफ से कम करना और दूसरी तरफ से बढ़ाना। 25 पैसे की अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, आम नागरिक पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन 45 पैसे की जो बढ़ोतरी की गई है डीजल की, इसका ज़रूर असर पड़ेगा। और इस थोड़ी सी ही 50 पैसे से भी कम का अगर बढ़ाया गया है, लेकिन उसकी कीमतों पर जिस तरह का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसका 100 रुपये का अभी बता रही थी संजना जी के, और कल हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि 100 रुपये के किराए 150 रुपये तक के स्कूल बस के कर दिए गए हैं। और इसके साथ सभी को ये लगने लगेगा कि अब किराया बढ़ाने का हमको बहाना मिल गया है और कीमतों का बढ़ना तय हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर बात करेंगे संजना जी और विजयश्री जी से इस विषय पर। कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात में चर्चा जारी है। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊँगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। अरे आ गया, कैसा गया एग्जाम? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं, मुझको कुछ समझ में भी नहीं आता। क्यों, आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई तो करता हूँ, लेकिन मास्टर जी बोलते हैं कि तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कोई मेरे लाल को कुछ नहीं कहेगा, सबको डांटूंगी। बच्चे को देर से समझ आना, जल्दी थक जाना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। मैच खत्म हो गया? मैं नहीं खेला। क्यों? अरे क्या हो गया भाई? हैं? अरे क्या हुआ मेरे धोनी? मैं आपका कोई धोनी वोनी नहीं हूँ पापा। अरे क्या हुआ बेटा? बबलू, मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ, हाफने लगता हूँ, कोई मुझे खेलने ही नहीं देता, अंपायर ही बना देते हैं। बच्चे का जल्दी थक जाना, देर से समझ आना या बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें।
PSL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PSL इंडिया लिमिटेड। PSL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चलो भैया। क्या कह रही थी हमारी गुड़िया रानी की मास्टरनी जी? बता भी दो ना। ठीक से बैठ। क्या कहेगी? हाँ, ये तुम्हारी राज दुलारी है ना? पढ़ने लिखने में मन तो लगता नहीं इसका। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इसका, कमबख्त कहीं की। बच्चे का पढ़ाई में ध्यान न लगना, देर से समझ आना, बार बार बीमार पड़ना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का न मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं महंगाई की। महंगाई उस विषय की वजह से बढ़ी है जो आज जनता देख रही है। कल से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। एक तरफ गैस के सिलेंडर्स आम लोगों के लिए 6 से 9 कर दिए गए, 3 सिलेंडर सब्सिडी वाले बढ़ाए गए और दूसरी तरफ डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल के दाम में 25 पैसे की मामूली कटौती की गई, जिसका आम नागरिकों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ने से आम नागरिक ज़रूर कहीं न कहीं आहत हुआ है। उसे इस बात का दुख है कि सरकार महंगाई बढ़ा रही है। सरकार अपनी मजबूरियां गिनाने में लगी है। चिंतन शिविर जयपुर में चल रहा है, राजस्थान में, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ अतिथि होने थे लेकिन नहीं हैं। हम उनका भी पक्ष दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में संजना घाड़ी जी हैं, शिवसेना की महिला आघाड़ी की कार्यकारिणी सदस्य हैं, और आम आदमी की पार्टी जिसने पूरे देश में बीच में चर्चा में आ गई थी, उसकी विजया लक्ष्मी जी हमारे साथ। विजया लक्ष्मी जी, आप बताएं कि अब अगर ये निर्णय हो ही गया है, कीमतें बढ़ ही गई हैं, बाकी कीमतों का बढ़ना भी तय है, तो आपकी जो पार्टी है ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रही है, तो इस मुद्दे पर क्या करने जा रही है? नहीं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है जी। पर गृहिणी होने के नाते मैं तो 1 तारीख का विचार कर रही हूँ कि आज 1 तारीख को मेरी बाई कितना पगार बढ़ा के मांगने वाली है, या मेरा स्त्री वाला भैया कितना पगार पैसे ज़्यादा मांगने वाला है। उसी के इसमें मैं फंसी हूँ अभी। तो ये मुझे लगता है हर गृहिणी की यही प्रॉब्लम है। आज हमें काम वाली बाई मिल रही है क्योंकि उसको मुंबई में रहना, उसको उतने पैसे में वो रह सकती है, पर मुझे लगता है कुछ सालों के बाद ऐसी महंगाई बढ़ती जाएगी तो मुझे लगता है काम वाली मिलना मुश्किल हो जाएगा। और औरतें बाहर नौकरी के लिए निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। औरतों को घर के काम में ही अभी उनका समय व्यतीत करना पड़ेगा। ये हालत नहीं आ जाए, यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ, क्योंकि उसमें ही औरतों का ही खच्चीकरण होने वाला है। हेलो, महंगाई के विषय पे हमेशा जब भी महंगाई बढ़ी है, शिवसेना अपनी तरफ से महंगाई के विरोध में आवाज करके उठी है। तो इस बार भी पक्का मुझे शिवसेना के उद्धव साहब जी के मार्गदर्शन में सभी हमारे कार्यकर्ता शिवसैनिक पक्का रास्ते पे उतरेंगे। जो बढ़ती महंगाई है उसका पूरे जोर शोर से विरोध करेंगे और आम आदमी का आवाज़ केंद्र शासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। आम आदमी तक ये देश जानेगा कैसे? आंदोलन के तरीके क्या होंगे, किस तरह से? देखिए क्या है, एक बार डीजल के दाम बढ़ गए, इसके बाद में आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है?
जैसे मैंने आपको बताया सर जी, डीजल अगर बढ़ रहा है तो डीजल के वजह से जो हमारे घर में जो भी धान आ रहा है वो जिस टेम्पो से आ रहा है, वो डीजल से भरा हुआ टेम्पो है, अगर वो डीजल का भाव बढ़ रहा है तो उसका जो परिवहन भाड़ा जो है, सार्वजनिक परिवहन भी और प्राइवेट जो परिवहन है उसका भी भाड़ा बढ़ेगा। पर्यायी दुकानदार अपना फायदा निकालने के लिए वस्तुओं के बढ़े हुए भाव के और भाव बढ़ा के आम आदमी को वहां पे बेचने वाले हैं। तेल जो भी आएगा, जो भी खाद का तेल है उसके भाव बढ़ेंगे। गैस सिलेंडर के भाव ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। गए टाइम लोग 6 सिलेंडर आगे के कहाँ से लाए सोच रहे थे। यहाँ पे जॉइंट फैमिलियां रहती है मुंबई में, आज भी जॉइंट फैमिलियां 60 से 70% लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनको 16 से 17 सिलेंडर साल की जरूरत रहती है। तो वो भी अभी सोच में पड़ गए कि 9 सिलेंडर मिल रहे कम से कम, उसके आगे के सिलेंडर कहाँ से लाए। उनके भी भाव बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये सब चीजों के कारण कहीं पे आम आदमी की मनस्थिति पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। हर चीज में उसे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जी। हर चीज पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी चीज को आप छू ले, महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जनता में इसे लेकर रोष भी है, लेकिन चूंकि जनता के हाथ में कुछ है नहीं। हम बात करते हैं विजयश्री जी। विजयश्री जी, हम आपके पास आते हैं। हाँ। आप बताएं कि जब महंगाई अपने पूरी तरह से अपने शबाब पर हो और ऐसे में हो जब आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष हो, तब सरकार अगर इस तरह के रिस्क ले रही हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार बिल्कुल किसी की उसे चुनावी वर्ष में तो वो बंदर बांट होती है, लोगों को बांटती है, हर तरह से लगता है कि सरकार पूरी तरह से खुशहाल है, लेकिन ये सरकार इतनी